Hello friends. So today's topic of discussion is fiscal federalism. अच्छा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के लिए भी और आपके इवन फॉर योर एसए जीएस एसए इंटरव्यू सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। डिटेल में कैसे पढ़ेंगे हम एक लेक्चर में इसको कवर नहीं कर सकते। ठीक है, मैं इसको कैसे कवर करूँगा, मैं आज केवल इसका बैकग्राउंड दूंगा। पहले लेक्चर में बैकग्राउंड, केवल हम बैकग्राउंड पढ़ेंगे। सेकंड लेक्चर में टैक्सेशन, रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है ना। थर्ड में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे एंड फोर्थ में इश्यूज के बारे में बात करेंगे। तो इस तरीके से पढ़ेंगे। तो डिटेल में वी आर गोइंग टू स्टडी गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है ना, ये पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में। तो बैकग्राउंड पढ़ेंगे सबसे पहले हम। आज बैकग्राउंड पढ़ने वाले हैं। सेकंड लेक्चर में वही लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, थोड़ी सी टैक्सेशन पावर्स क्या है, नॉन टैक्सेशन पावर्स क्या है, क्या एक्सपेंडिचर करते हैं गवर्नमेंट, जिसमें सीएसएस के बारे में पढ़ेंगे और प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। वो सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये इनके फाइनेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को क्या पैसा, कैसे पैसा इनको मिलता है, कहाँ से मिलता है, क्या ये टैक्सेशन इम्पोज कर सकते हैं, कैसे रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं, ऊपर से क्या डिवोल्यूशन होता है, फाइनेंस कमीशन का क्या रोल होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, स्टेट फाइनेंस कमीशन सेटअप होता है। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन होती है जो कि जिसके माध्यम से इनको पैसा मिलता है स्टेट गवर्नमेंट से। और सेंट्रल फाइनेंस कमीशन भी रिकमेंडेशन देता है जो कि प्रिंसिपल्स को डिफाइन करता है सो एज टू डिस्ट्रीब्यूशन हाउ द finances of the local self government can be augmented. And finally we will study the issues. What are the issues in fiscal federalism? ठीक है, इस तरीके से हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बैकग्राउंड। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आई विल बी स्टार्टिंग विद द बैकग्राउंड। सो बैकग्राउंड में सबसे पहले हम समझ लेते हैं फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है। फिस्कल फेडरलिज्म आप जानते हैं, फिस्कल फेडरलिज्म मतलब फिस्कल मनी, रिलेटेड टू मनी, एंड फेडरलिज्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, आपको मनी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सिंपल है, फिस्कल फेडरलिज्म, फिस्कल फेडरलिज्म रिफर्स टू द मैकेनिज्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, फिस्कल में आ गया रेवेन्यू का आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो एंड एक्सपेंडिचर का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो। किसमें कर रहे हो? अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स, मीन्स डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है ना, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, जैसे यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। तो इनके बीच में जो डिवीजन है किसका, रेवेन्यू का और एक्सपेंडिचर का, किसमें, अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। सो दैट इज कॉल्ड फिस्कल फेडरलिज्म। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि कैसे रेवेन्यू अर्न करते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अर्बन लोकल बॉडीज, रूरल लोकल बॉडीज, वो कैसे रेवेन्यू अर्न करते हैं और क्या एक्सपेंडिचर होता है उनका, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है। सो वट एवर दे कैन अर्न द रेवेन्यू विच दे कैन अर्न, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड, एंड वट एवर एक्सपेंडिचर दे आर डूइंग, दैट इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड. So that is called fiscal federalism. So fiscal federalism refers to the financial relations between the countries, between the central government and the other units of the government. ठीक है ना, फाइनेंशियल रिलेशन क्या है उनके बीच में, क्या कैसे वो टैक्स, अब क्या है ना, टैक्सेशन डिवाइड हो गया है, टैक्सेशन या रेवेन्यू अर्न करने की पावर्स डिवाइड हो गई हैं। कुछ पावर्स दी गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू की, कुछ पावर्स दी गई हैं स्टेट गवर्नमेंट को, और कैसे कैसे वो पैसे कमाते हैं। और स्टेट जरूरी नहीं है कि स्टेट खुद ही रेवेन्यू सेल्फ जनरेटेड रेवेन्यू, दैट इज, एक तो यही होता है उनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू, सेल्फ जनरेटेड रेवेन्यू, प्लस वट एवर हैज़ बीन ग्रांट गिवन टू देम बाई दी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो उनको रेवेन्यू देती है बाई मीन्स ऑफ ग्रांट और बाई मीन्स ऑफ डेवोल्यूशन,
विच इज रिवॉल्व बाय द फाइनेंस कमीशन, ठीक है ना। तो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिस्कल फेडरलिज्म। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो सिंपल है कि फिस्कल फेडरलिज्म में जो रेवेन्यू है एंड जो एक्सपेंडिचर है वो डिवीजन हुआ है सेंटर एंड स्टेट्स में। अब आप जानते हैं कि सेंटर क्या है ना, सेंटर का मेजरली जो फंक्शनैलिटी है वो क्या है, डिफेंस है, एटॉमिक एनर्जी है, कम्युनिकेशंस है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है। तो ऐसे ऐसे सेक्टर्स हैं जो सेक्टर्स ब्रॉड बेस्ड सेक्टर्स हैं, जो डायरेक्टली पब्लिक को उस मतलब लोकल लेवल के जो सब्जेक्ट्स नहीं है, यानी कि लोकल नीड्स के हिसाब से जो सब्जेक्ट्स नहीं है, या उनके डायरेक्टली वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है ना। जैसे डिफेंस है, डिफेंस ऐसा सेक्टर है विच इज एटमोस्ट रिक्वायर्ड बट विच इज नॉट डायरेक्टली लिंक टू द पब्लिक वेलफेयर। तो ऐसे सब्जेक्ट्स हमारे सेंटर यानी कि यूनियन लिस्ट में है, जिसके माध्यम से सेंटर अपना टैक्सेशन रेवेन्यू अर्न करता है, ठीक है। सो विच रिक्वायर्ड यूनिफॉर्मिटी ऑफ पॉलिसी अक्रॉस दी टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब जो यूनिफॉर्मिटी ऑफ पॉलिसी चाहिए जिसके लिए वो ब्रॉड बेस्ड सेक्टर्स हैं। जैसे जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए पैन इंडिया, जैसे बैंकिंग है तो आरबीआई गवर्न करता है, सो आरबीआई कम्स अंडर दी कंट्रोल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो सो आरबीआई इज व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ आरबीआई to maintain the macroeconomic stabilization in the country, है ना। मैक्रोइकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन होनी चाहिए देश में। तो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन कैसे होगी, वो सेंटर के अंडर में आता है। और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, जो कि लोकल नीड्स वाले होते हैं, पब्लिक वेलफेयर से डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं, वो सब्जेक्ट्स आपके उसमें आते हैं, दैट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। So expenditure which is required to be done in the social sector that fall under the territory of the states, while those powers so the expenditure which are which is which has to be done uniformly, which has to be done pan across the territory, across the country, and which requires actually economic stabilization and distribution, that comes in the domain of the central government, ठीक है। So this is how the functions have been envisaged to be divided between the center and the states, जो revenue and expenditure है, ठीक है। इसमें बैकग्राउंड जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी हैव डन नाउ। अब इसमें हम देख लेते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है, फिस्कल फेडरलिज्म जो है हमारे देश में कैसे आया, मतलब कहाँ से इसका हिस्ट्री एक बार देख लेते हैं इसकी, ठीक है। विच इज़ एक्चुअली नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरत है हमें उसको देखने की। सो आप जानते हैं कि बिफोर 1947 वी आर इंडिया इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिशर्स, दैट इज द इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड की वी आर द कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड एंड ब्रिटिश यूज टू रूल इंडिया बिफोर 1947। बट आप एक बात और जानते हैं कि 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था, द ग्रेट म्यूटिनी, ठीक है ना, तो उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी यूज टू रूल इंडिया। लेकिन जब 1857 में जो इस तरीके की स्थिति हो गई थी कि ब्रिटिशर्स इतना ग्रेट रिवोल्ट हुआ था, बिग रिवोल्ट हुआ था अगेंस्ट द इंग्लैंड, अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, अगेंस्ट द इंग्लिश मैन, तो उसके बाद डायरेक्टली जो प्रिंस थे ऑफ द इंग्लैंड, ऑफ द ब्रिटिश, so directly crown has actually you already know that crown has taken over the administration of British India का administration directly crown ने take over कर लिया था via Government of India 1858, है ना। 1858 में crown has directly taken over the administrative control of British India। तो उस टाइम क्या था, क्योंकि कोई प्रोविंसेस उस टाइप से रिकॉग्नाइज नहीं थे, तो
उस टाइम सारा फाइनेंसिस सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता था। जितना भी पैसा है, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर दैट दैट that has to be done by the local government, but what actually has been done, उसमें क्या होता था 1850 उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी एंड आपकी प्रोविंसेस थे, so provinces acts as the agent of the center। उस टाइम प्रोविंसेस के पास खुद अपनी कोई ऑटोनॉमी नहीं थी, so they just merely acts as the agent of the center। So whatever revenue they used to earn, so they used to give it to the central government। और उसके अलावा अब लोकल गवर्नमेंट को रन करने के लिए जो पैसा चाहिए, वो पैसा कुछ ग्रांट के रूप में ये डिवॉल्व करते थे टू दी प्रोविंसेस, ठीक है ना, ग्रांट देते थे। और ये सारे प्रोविंसेस कलेक्ट करते थे, कलेक्टिंग एजेंट थे, तो सारा रेवेन्यू कलेक्ट करते थे एंड गिव इट टू, सेंड इट टू, और यू कैन राइट गिव इट टू सेंट्रल गवर्नमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम टिल 1919। एक्चुअली ऐसा ही चला है, ये पूरा सेंट्रलाइज था हमारा रेवेन्यू सिस्टम, कोई फिस्कल फेडरलिज्म उस टाइम नहीं था। जो प्रोविंसेस थे वो उनको मतलब कोई रेवेन्यू अर्न करने की ऑटोनॉमी नहीं थी। जो भी रेवेन्यू वो कलेक्ट करते थे, पैसा कलेक्ट करते थे फ्रॉम द लोकल पीपल, दे यूज टू गिव इट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड देन सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें से कुछ पैसा ग्रांट के रूप में उनकी रनिंग, डे टू डे रनिंग कॉस्ट के लिए भेज देती थी। तो इस तरीके से हमारे यहाँ स्टार्टिंग 1858 से हुई थी, लेकिन तब कोई फिस्कल फेडरलिज्म नहीं था। अभी फिस्कल फेडरलिज्म आया कब हमारे देश में? ये आया 1919 में। ये 1919 में आया। और क्या आया 1919 में? आप जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, डेट इज मोंटेगू चैल्मस्फॉर्ड रिफॉर्म्स आए थे 1919 में। So these reforms they have been introduced in 1919, और ये 1917 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था टू गिव रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट टू द कंट्री, है ना, रिस्पॉन्सिबल टू इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो उसका एक वो था, जस्ट बिकॉज दे हैव प्रॉमिस्ड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, तो उन्होंने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे जिसके माध्यम से प्रोविंसेस को इन्होंने कुछ ऑटोनॉमी दी थी। तो उन्होंने क्या दी थी? इन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स डिवाइड कर दिए थे। आप जानते हैं रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, है ना, कुछ डिवाइड किए थे। सो सेंटर एंड प्रोविंसेस में तो बेसिकली उन सब्जेक्ट्स के हिसाब से कुछ ऑटोनॉमी दी गई कि जो सब्जेक्ट्स प्रोविंसेस के कंट्रोल में थे। अब प्रोविंसेस क्या होती थी ना, बेसिकली यहाँ पे भी लेजिस्लेचर होती थी एंड यहाँ पे भी लेजिस्लेचर होती थी। तो यहाँ पे जो लेजिस्लेचर थी, सो द मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, है ना, जो यहाँ पे अपॉइंट होते थे प्रोविंसेस में। तो क्या हुआ, यहाँ पे इनको कुछ पावर्स दी गई 1919 में कि कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर ये रेवेन्यू इम्पोज कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं। इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये पावर दी गई। लेकिन वो पावर बहुत कम थी। जो सब्जेक्ट्स प्रोविंसेस को दिए गए थे बहुत ही नॉन इनसिग्निफिकेंट थे, तो ज़्यादा वो रेवेन्यू अर्न करने की क्षमता उनमें तब भी नहीं आ पाई। और फिर सेंटर तो ग्रांट्स देता ही था, फिक्स ग्रांट्स, जो मैंने आपको बताया था, जो 1858 में भी देता था। तो उसके माध्यम से इनका खर्चा पानी चलता था प्रोविंसेस का। तो जो ऑटोनॉमी विच वाज एक्चुअली विजुअलाइज्ड, that was not yet granted by the British government till in these Montagu-Chelmsford reforms, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के माध्यम से जो डिवोल्यूशन करना था, फिस्कल फेडरलिज्म जो इंट्रोड्यूस करनी थी देश में, जो कि की गई। लेकिन क्या की गई कि सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया गया। कुछ सब्जेक्ट्स सेंटर को दिए गए, कुछ सब्जेक्ट्स प्रोविंसेस को दिए गए, ठीक है ना। वो जो फाइनेंशियल
जो सब्जेक्ट्स थे वो डिवीज़न किए गए, और जो पर्टिकुलर यूनिट्स हैं वो उस सब्जेक्ट के ऊपर रेवेन्यू अर्न कर सकती हैं. दे आर रिस्पॉन्सिबल टू अर्न रेवेन्यू फ्रॉम दो सब्जेक्ट्स, स्टेट एज वेल एज सेंटर, अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट्स इन विच दे कैन फंक्शन. ठीक है, तो वो डिवॉल्व किए गए, बट एक्चुअल फिर भी उनको बहुत ही इनसिग्निफिकेंट सब्जेक्ट्स दिए गए जिसके ऊपर कोई ज़्यादा वो नहीं था, वो ज़्यादा कोई स्कोप नहीं था रेवेन्यू अर्न करने का. तो इससे क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन तो हुआ, बट एक्चुअल जो ऑटोनॉमी थी वो नहीं फिर भी दी गई स्टेट्स को. अब उसके बाद आपको पता है 1990 के बाद 1927 में साइमन कमीशन आया था. साइमन कमीशन ने कुछ, ऑब्वियसली साइमन कमीशन ने कुछ रिकमेंड किया था कि कुछ फेडरेशन बनाने की बात की थी, फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स एंड द प्रोविंसेस. प्रोविंसेस जो स्टेट्स हैं एंड द प्रिंसली स्टेट्स, इसकी एक फेडरेशन बनाने की बात की थी. एक फेडरेशन बनाया जाए जिसमें प्रोविंसेस भी हों और स्टेट्स भी हों, जो साइमन कमीशन ने रिकमेंड किया था. और एक रिकमेंडेशन और थी कि जो भी सेंटर रेवेन्यू अर्न कर रहा है, एक तो ग्रांट वो देता ही है, एक डिवोल्यूशन भी होना चाहिए, दैट इज दी परमानेंट डिवोल्यूशन होना चाहिए. तो कुछ फिक्स डिवोल्यूशन की भी साइमन कमीशन के माध्यम से 1927 में जो साइमन कमीशन आया था, और उसके बाद एक कमेटी बैठी थी 1927 साइमन कमीशन. तो उसने फिजिकल फेडरलिज्म में रिकमेंडेशन दी थी. एक तो उसने फेडरेशन बनाने की बात की थी, विच विल कंसिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड प्रोविंसेस. स्टेट्स मतलब प्रिंसली स्टेट्स एंड प्रोविंसेस. और यहाँ पे साथ में एक रिकमेंडेशन ये की थी इसने, और दूसरी रिकमेंडेशन की थी कि परमानेंट डिवोल्यूशन ऑफ फाइनेंसेस फ्रॉम सेंटर अलोंग विद ग्रांट्स, है ना. ग्रांट्स तो दी जानी चाहिए फाइनेंसेस का, जो फाइनेंस कमीशन करता है. तो कुछ इसने कहा था कि इनकम टैक्स का डिवोल्यूशन होना चाहिए, इनकम टैक्स का, और वो फिक्स कर दिया जाना चाहिए, और वो डिवोल्यूशन स्टेट्स को, प्रोविंसेस को करना चाहिए, जो कि रिकमेंड किया था. और 1935 में ये जो डिवोल्यूशन था ये अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया कि एक तो एक फेडरेशन बना दी गई जिसमें प्रोविंसेस भी थे और स्टेट्स भी थे, प्लस यूनियन था ही आपका सेंटर. परमानेंट डिवोल्यूशन कर दिया फाइनेंसेस का, जो कि इनकम टैक्स का. उसके अलावा ग्रांट्स तो देते ही थे. तो 1919 में क्या हुआ, 1919 में आपने केवल डिवीजन किया पावर्स का, कि सेंटर कुछ पावर्स है, स्टेट के कुछ रेवेन्यू पावर्स हैं, वो डिवीजन आपने कर दिया. बट 1935 ने उस डिवीजन के अलावा कुछ परमानेंट डिवोल्यूशन किया, जो अभी भी किया जाता है, टू मीट देयर फाइनेंसेस, टू मीट देयर डेफिसिट. जो भी डेफिसिट है उनको, रेवेन्यू डेफिसिट, उसको मीट करने के लिए. ठीक है, तो ये प्रोविंसेस को दिया गया. और जब हमारा देश आज़ाद हुआ in 1947, तो मोटे तौर पे जो 1935 में जो सिस्टम हमारे देश में इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिशर द्वारा, वो इन दी सिमिलर वे इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड एंड इट हैज़ बीन, इसको ही एक्सेप्ट करके इट हैज़ बीन अलाउड टू कंटिन्यू, इसको ही कंटिन्यू करने के लिए अलाउ कर दिया गया. द सेम स्ट्रक्चर, इसी तरीके से कि इनकम टैक्स का, आप जानते हैं इनकम टैक्स का डिवोल्यूशन होता है, था 2000 से पहले, वो मैं बताऊंगा अभी आपको बाद में. ठीक है, इनकम टैक्स का डिवोल्यूशन, ग्रांट्स मिलते हैं ऑब्वियसली हमें, हमारे देश में भी स्टेट्स को सेंटर से, दैट इज़ कॉल्ड ग्रांट इन एड. ग्रांट इन एड दिया जाता है, और ये डिवोल्यूशन होता है जिसमें इनकम टैक्स का मेजरली डिवोल्यूशन होता है. और फेडरेशन बना दिया गया था जिसमें यूनियन और स्टेट्स को, स्टेट्स एंड प्रोविंसेस हैव बीन मर्ज्ड, इनको मर्ज कर दिया गया, और एक यूनियन हो गया और एक स्टेट्स हो गया. तो यही स्ट्रक्चर सेम हैज़ बीन अलाउड टू कंटिन्यू इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो ये हमारा ब्रीफ बैकग्राउंड था फिजिकल फेडरलिज्म का. ठीक है, तो ये हो गया ब्रीफ बैकग्राउंड. अब थोड़ा सा जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ वो और देख लेते हैं. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो रहा था, तो उस टाइम
तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था, while the constitution has been drafted by the constitution makers, तो ये जो प्रोविजंस हैं फेडरलिज्म के, दे हैव बीन डिस्कस इन डिटेल, और उसको इवन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैज emphasized and has specifically said that कि our constitution is federal constitution as it establishes a dual polity. ठीक है, तो dual polity क्या है कि union at the center and the states at the periphery, that is dual polity, और उसी के हिसाब से उनको पावर्स असाइन की गई. सो यूनियन को कौन सी दिए गए सब्जेक्ट्स आप जानते हैं, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस एंड ऑल दो सब्जेक्ट्स, रेलवेज, एयरवेज, हाईवेज, इस टाइप के सब्जेक्ट्स दिए गए विच रिक्वायर ह्यूज स्केल ऑफ इकोनॉमीज. ठीक है, और स्टेट को कौन से सब्जेक्ट्स दिए गए? स्टेट को वो सब्जेक्ट्स दिए गए हेल्थ, एग्रीकल्चर, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, जो कि बेसिकली विच रिक्वायर डेवलपमेंट पोटेंशियल विद इन दी स्टेट्स, which have development potential within the state. So state can make schemes and develop, make the laws for the development which require development at the local level. जो लोकल लेवल के सब्जेक्ट्स हैं ऐसे उनको दिए गए, विच डजेंट रिक्वायर स्केल ऑफ इकोनॉमीज. ठीक है, वो स्टेट को दिएगा. और कॉन्करेंट में वो विच एक्चुअली रिक्वायर लोकल डेवलपमेंट, बट that is required, but यूनिफॉर्मिटी इज ऑल्सो एडवाइजेबल, जिसमें यूनिफॉर्मिटी भी एडवाइजेबल है, वो कॉन्करेंट में डाले गए. ये मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया था 7th शेड्यूल में, कि इस कॉन्करेंट में वो डाले गए जहाँ पे जो लोकल लेवल पे जिनको डेवलपमेंट के लिए जो सब्जेक्ट्स यूज होते हैं जो चाहिए, बट व्हाट इज बीइंग एडवाइजेबल, द यूनिफॉर्मिटी इन लेजिस्लेशन इज एडवाइजेबल, सो दे आर पुट इन कॉन्करेंट लिस्ट. तो इस तरीके से डिवीजन हुआ. और सिमिलरली जो टैक्सेशन पावर्स हैं, दे आर इन कंसिस्टेंसी, दे आर इन कंसिस्टेंट विद whatever subjects have been demarcated under various list. तो जो यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें रेवेन्यू यूनियन गवर्नमेंट अर्न कर सकती है, स्टेट लिस्ट में वो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है. कॉन्करेंट में कोई अभी टैक्सेशन एंट्रीज नहीं है, कोई ऐसी एंट्री नहीं है जो टैक्सेशन की पावर देती हो. कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसी कोई एंट्री नहीं है. हाँ, GST जरूर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया है जिसके माध्यम से कॉन्करेंट पावर दी गई है यूनियन को भी, स्टेट को भी, कि वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन इंट्रोड्यूस कर सकती है ऑन दी सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो GST पे वो स्टेट एंड गवर्नमेंट, यूनियन एंड स्टेट कैन impose their tax. Union can impose its union tax and state can impose their state tax on these purchase and sale of goods and services. ठीक है ना, GST में जरूर concurrent powers दी गई हैं. Otherwise there is no concurrent legislation which can be concurrent powers which so no entries are being written in the concurrent list. यूनियन में है, स्टेट में है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे. ठीक है, तो ये ब्रीफ बैकग्राउंड था ऑफ आवर फिस्कल फेडरलिज्म. ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बैकग्राउंड समझने के बाद कि क्या टैक्सेशन पावर्स हैं यूनियन गवर्नमेंट की, क्या टैक्सेशन पावर्स हैं स्टेट गवर्नमेंट की. ठीक है, और उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि उसके अलावा और क्या किस तरीके से यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू अर्न करती है. CSS स्कीम्स के बारे में देखेंगे हम. देन राइट बेस्ड लेजिस्लेशंस देखेंगे, एंटाइटलमेंट बेस्ड राइट्स जो कि ये लेजिस्लेशन देते हैं उनके वजह से क्या इशू है. और ठीक है, उसके अलावा बट वी विल ऑल्सो सी the CSS, the tied and untied transfer, the role of the Finance Commission, the role of the Niti Aayog, the erstwhile role of Planning Commission, and so we will cover the entire lecture related to that is the actual fiscal federalism जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. तो ये बैकग्राउंड के लिए छोटा सा एक लेक्चर मैंने बनाया है, तो आप इसको देख लें.
तो ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट डेफिनेटली आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको देंगे। तब तक के लिए इट्स अ बिग थैंक यू, और आप नेक्स्ट लेक्चर की वेट करें।